आज 3 दिन बीत गए और कविता नहीं आई थी। शायद बीमार पड़ गई होगी। उसने नोटिस किया था कि ऑफिस में उसकी माँ भी नहीं आ रही थी, नहीं तो उसी से पता चल जाता कि क्या बात है। लेट्रिन और बाथरूम की सफाई नहीं हो पा रही थी। वो खुद ये काम नहीं कर पाता है। अजीब सी घिन लगती है। ये काम उसे अपना नहीं लगता। ये काम इन्हीं लोगों के बस का है। सरला से पहले उसने कहा था, परंतु सरला ने कहा था मुझे तो फुर्सत नहीं है, उस समय तो मैं ऑफिस की सफाई करती हूँ। हाँ, अपनी लड़की को भेज दिया करूँगी, वो सुबह सुबह आपका काम निपटा दिया करेगी। तब से आदत बन गई है उसे देखने की। कविता रोज आती है, लेट्रिन की सफाई करती है और साथ में अपने आप बोनस के रूप में बाथरूम और बरामदे की भी सफाई कर जाती थी। उससे सफाई करवाने से ज्यादा उसे देखना और बातें करना ज्यादा अच्छा लगता था। वह सांवली, खूबसूरत और नाजुक थी और उसमें गजब का आकर्षण था। 19-20 वर्ष की वह लड़की किसी को भी लार टपकाने के लिए विवश कर सकती थी। मकान मालिक का परिवार यदि ऊपर से झांक न रहा होता था तो वो कुछ देर रुककर वह उससे बतियाती भी थी। बतियाती तो कुछ कम, उसकी बातों पर मुस्कुराती ज्यादा थी। कोई कह रहा था कि उसकी हत्या हो गई है। ये भी शक व्यक्त किया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की हो। गायब हुए 2-3 दिन हो गए थे। उसके माता पिता ने गायब होने की खबर उसी दिन थाने में लिखा दी थी। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया था, जैसा कि वह अक्सर निम्न वर्ग के साथ करती है। एफआईआर में संभावित शक उन्होंने एक स्थानीय स्कूल के प्रबंधक अजित सिंह पर व्यक्त किया था, जहां वह उस दिन गई थी सफाई का काम करने। हत्या, आत्महत्या कुछ भी हो, लाश भी तो मिलनी चाहिए। कुछ अटकलबाजी में कह रहे थे कि वह अपने अवैध संबंधों के कारण भाग गई होगी। कहीं से ये खबर आ रही थी कि उससे प्यार करने वाले तो यहीं पर ही हैं। इस संबंध में स्थानीय 2 नवयुवक करीम एवं गोपाल का नाम लिया जा रहा था, जो शायद उसके प्रेमी थे। ये दोनों उसके भाई नरेश के दोस्त भी थे। ठाकुर अजित सिंह से पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि उस दिन 2-3 घंटे सिर्फ सफाई का काम हुआ था और उन्होंने तीनों को उस दिन का भुगतान करके भेज दिया था। उसके बाद वे तीनों कहाँ गए उन्हें कुछ नहीं ज्ञात है। उनके बयान की ताकीद उनके ड्राइवर अवध सिंह ने भी की। पुलिस के सामने ठाकुर साहब प्रभावशाली व्यक्ति हैं। स्थानीय विधायक का उन पर वरदहस्त है। पुलिस को ठोस प्रमाण की तलाश है। करीम और गोपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। सरला, बाबूराम एवं नरेश से जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। लड़की की मां ने बताया कि उस दिन करीम स्कूल का चपरासी और गोपाल स्कूल का स्वीपर आए थे और कहा था कि स्कूल में सफाई का काम ज्यादा है और एक और व्यक्ति की जरूरत है। पिता बाबूराम और बेटा नरेश थे नहीं, इसलिए उन दोनों के बहुत जोर देने पर उन्होंने कविता को उनके आश्वासन पर स्कूल काम करने भेज दिया था। अचानक उसकी नींद खुली या वह सपने में था। आवाज आ रही थी, झाड़ू चलने की आवाज। कोई लेट्रिन साफ कर रहा था। पानी कौन दे रहा था सफाई के लिए? कमलेश ही हैंडपंप से पानी निकालकर सफाई के लिए उड़ेलता था। इतनी रात में कौन है? अंधेरा जबरदस्त था। बिजली चली गई थी, परंतु वहाँ पर कुछ प्रकाश क्यों लग रहा था? कविता इस समय क्यों सफाई कर रही है? वह नींद के नशे में या सपने में यंत्रवत उधर ही चल देता है। अरे, कविता ही है। वह तेजी से झाड़ू चला रही है। गंदगी और पानी लेट्रिन के पाट पर फैला हुआ है, परंतु वह खत्म नहीं हो पा रहा है। वह उसे देख लेती है और उसकी तरफ गंदगी उछाल देती है। उसके चेहरे, मुंह और गर्दन पर गंदगी चिपट जाती है और पानी के छींटे सारे शरीर पर। वह पलटकर भागता है और वॉश बेसिन पर जाकर अपने आप को साफ करने लगता है, परंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी वह अपनी गंदगी साफ नहीं कर पा रहा है। लाइट आ गई है, परंतु कविता नहीं दिखाई पड़ रही है। शीशे में अपना चेहरा देखता है, कहीं कोई गंदगी नहीं छिपी है। उसका चेहरा वैसा का वैसा ही है, उनींदा और अलसाया हुआ। परंतु अभी जो घटित हुआ, कांप उठा, वो पसीने में भीग उठा, डर उस पर हावी हो गया। वो वापस बेडरूम पर, फिर वह न लेट सका, न सो सका और न ही लाइट बंद कर सका। वह बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह के 7 बजे हैं। कविता आ गई है। वह हैंडपंप से बाल्टी में पानी निकालकर लेट्रिन के पास बाथरूम तक ले जाता है और मग से पानी निकालकर डालता जाता है। वह सफाई कर रही है। सफाई करते समय वह अपनी चुन्नी एक तरफ संभाल कर रख देती है। सफाई करते उसके अंग प्रत्यंग हिल रहे हैं। वह अंधेरे और उजाले की एक अश्लील चौखट पर खड़ा है। वह उन्हें छूता है, अनजाने दिखकर, फिर जानकर 1-2 बार वह उपेक्षा करती है, परंतु बारंबारता पर तमक कर खड़ी हो जाती है। क्या है? क्यों छू रहे हो? ऐसे ही। वो खिसियाया, नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे बुरा लगता है। तमीज से पानी डालो। उसे उसका गुस्सा होना जायज लगता है। वह अपने आप को संयत कर लेता है। उस दिन वो फिर कोई हरकत नहीं करता है। अगले दिन फिर उसका ईमान डगमगा जाता है। वह आंखों के इशारे से मना करती है।
रुक जाती है, खड़ी हो जाती है, फिर काम पे लग जाती है। परंतु कमलेश कुछ ज्यादा ही खुल गया। वह फिर शुरू हो जाता है। कविता बिगड़ गई, बिफर गई। वह सब छोड़ छाड़ कर जाने लगती है। वह उसे मना लेता है, रोक लेता है। क्यों करते हो ये सब? आइंदा से किया तो माँ से कह दूंगी, फिर आओगी नहीं। ऐसा मत करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाएगा। आप तो अच्छे घर के हैं, आपको ये सब शोभा देता है। प्यार वार क्या करोगे? तुम कुछ और ही करना चाहते हो। यही तो प्यार का इजहार है जानम। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे पसंद नहीं है ये सब, समझे? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो कोई और होगी जो पैसे में बिकती होगी। मैं कब कहता हूँ कि तुम ऐसी हो, मगर मैं क्या करूँ? तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे लिप्ट जाने को दिल करता है। वह मुस्कुराई और चलते चलते बोली, जूते खाओगे? वह आती रही, मुस्कुराती रही, बातें बनाती रही, काम करती रही। उसकी भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ चलती रही। सफाई के बाद वह उस चाय, बिस्कुट, चॉकलेट और छोटे मोटे गिफ्ट देता रहा। थोड़े ना नुक के बाद वह स्वीकारती रही। उसे लग रहा था कि वो उससे प्रभावित हो रही है या उसके प्रेम पर यकीन कर रही है। एक दिन बातों बातों में उसने एक ऐसा चारा फेंका जिससे कोई लड़की शायद ही फंसने से बच पाती हो। मुझसे शादी करोगी? उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा उससे करीम और गोपाल कई बार कह चुके थे, परंतु वो उनके झांसे में कभी नहीं आई। बनिया बककाल मुझ मेहतर से शादी करेगा? क्यों मूर्ख बनाते हो? सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहते हो। वह झुंझला कर तमक कर बोली। कसम से अपने गले का कौवा पकड़कर आश्वस्त किया। मैं कमलेश गर्ग सीरियसली वादा करता हूँ। अब की बार वह मुस्कुराए। जन्मों के झूठे हो, कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे। जाओ बेवकूफ मत बनाओ, रास्ता छोड़ो, जाने दो, देर हो रही है। और वह चली गई। उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठा है, सांस लेना भारी हो रहा है। डर की वजह से वह आंख खोलकर देखना भी नहीं चाहता है। अब उस पर सारा वजन डाल दिया गया है और उसने कमलेश के गले में अपने हाथ चिपका दिए हैं और उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। उसकी आंखें खुली तो देखा कविता उस पर सवार है। उसकी काली आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और उसकी आंखें उस पर स्थिर हैं। भय की वजह से उसकी चीख निकली, परंतु आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। जितना वो उससे छुटने की जी तोड़ कोशिश करता, उतना ही कविता की अंगुलियों का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ता जाता। उसे लगा उसकी मौत सन्निकट है। पहले उसकी आंखों के गोले बाहर निकलेंगे, फिर वह निकल जाएगा। अचानक उंगलियों का दबाव ढीला पड़ने लगा था और धीरे धीरे उसकी गर्दन आजाद हो गई। परंतु उसने अब उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए अपने मुंह से उसके संपूर्ण चेहरे पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। कमलेश का सारा चेहरा लहूलुहान हो गया। होठों से खून रिस रिस कर चारों ओर फैलने लगा। खून चेहरा, गर्दन, सीना को भिगोता हुआ उसके सारे कपड़े गीले करता जा रहा था। खून की धारें निकल रही थी और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घबराहट में उसकी जान निकलने वाली थी। आखिरकार पसीने से तरबतर और बुरी तरह से हौंफता हुआ वह अपने बिस्तर पर उठ बैठा। कविता नदारद थी और खून का सैलाब भी। खून की एक भी छींट नजर नहीं आ रही थी। उसने दौड़कर अपना चेहरा शीशे में देखा। उसका वजूद सही सलामत था, परंतु उसे ऐसा लगा उसका सारा खून निचुड़ चुका है। आज सुबह सुबह ही मकान मालिक और उनका परिवार बाहर चले गए थे। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में भाग लेने पूरा घर खाली पड़ा था। कमलेश आज बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वह कुछ आज अतिरिक्त सुंदर लग रही थी। उसने जीन्स और टॉप पहन रखी थी। इस ड्रेस में उसके उभार और कटाव स्पष्ट एवं खुलकर नजर आ रहे थे। एक निश्चित संयम को डोर से बंधे कमलेश ने अपना आपा खो दिया। कामुकता में बर्बरता प्रवेश कर चुकी थी और उसने उसे रगड़ना और मसलना शुरू कर दिया। उसने लगभग कमलेश को धकेलते हुए अपने आप को उससे अलग किया और बाथरूम से बाहर निकल आई। उसके कई अंग प्रत्यंग कल्ला उठे। अविश्वसनीय और अप्रत्याशित घटनाक्रम में उसके अंतःकरण को छील दिया था और उसकी निजता और अस्मिता को चोट लगी थी। दुख और अपमान से उसके आंसू निकल पड़े। आज ही मैं माँ को तुम्हारी सारी करतूत बताऊंगी। अब से शर्तिया यहाँ नहीं आने वाली। माँ तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा ऑफिस में बताएगी और तुम्हें वहीं जलील करेगी और तुम्हारी शराफ्त बेनकाब करेगी। उसकी आवाज में चीख और तेजी नहीं थी, परंतु उसका लहजा हिकारती था। वह बाथरूम में खड़ा हाथ जोड़कर मौन क्षमा याचना कर रहा था। अभी नरेश भैया को भेजती हूँ। वह तुम्हारी वह धुनाई करेगा कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। जरा सी छेड़छाड़ पर जब उसने करीम और गोपाल को हॉस्पिटल की सैर करा दी तो तुम कहाँ ठहरते हो? वह बिसुरते और बिफरते हुए चली गई थी और उसे छोड़ गई थी पश्चाताप के जंगल में विचरते हुए और संभावित प्रलय की आशंका से दो चार होते हुए। अरे यह क्या? कविता एकदम नंग धड़ंग उसके बेड पर लेटी हुई है।
उसके शरीर में एक भी चिट नहीं है। वह साइड से लेटी हुई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कुराहट में आकर्षण और आमंत्रण है। वह एकटक उसे देखे जा रहा है। वह उसे आंखों से लील रहा है। वह उसे छूना चाहता है, उसकी खूबसूरती महसूसना चाहता है, परंतु कोई हिचक उसे स्थिर और अविचल किए है। अब उसने करवट ले ली है और सीधे हो गई पीठ के बल उसके सारे सामान खुले पड़े हैं। वह उसे उंगलियों के इशारे से अपनी ओर बुलाती है। वह आवेग में अपने सारे वस्त्र उतार देता है और वह भी कविता की तरह प्रतिरूप बन जाता है। यौनिकता उसे आमंत्रित करती है और वह उसके ऊपर कूद पड़ता है। परंतु ये क्या, कविता अदृश्य हो गई और बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है। उसे चोट लगी है, एक ऐसी चोट जो कहीं नजर नहीं आ रही है। वह दर्द से बिलख रहा है और विस्मित और अंशभित है। और वह एक तरफ खड़ी खिलखिला रही थी, व्यंग और परिहास की हंसी। उस दिन कोई हादसा नहीं हुआ। उसने उस दिन भगवान को अनवरत याद किया, संभावित विपदा से उसे बचाने के लिए। भविष्य में इस तरह का कोई भी प्रयास न दोहराने का भीषण संकल्प किया। यही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से अपने को शुद्ध करने का प्रकल्प। अगले दिन कविता की जगह नरेश सफाई करने आया तो सोचा जरूर आज उसे हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ेगा। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं गुजरा जिसकी आशंका से वह ग्रसित था। उसे नरेश सीरियस लगा। उसने उससे कोई बात नहीं की। उसने अपना काम निपटाया और चलता बना और उसे छोड़ गया। उधेड़बुन में जूझने की कविता ने कल की घटना घर में बताई कि नहीं? अगर बताई तो सब कुछ इतना शांत क्यों है? कोई घातक प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? वह झूल रहा था। शंका कुशंका कयास अनुमानों के बेयाबान जंगल में पूरा हफ्ता गुजर गया। न वह आई न कोई बवाल आया। वह शंकाओं के साथ रिलैक्स हो रहा था। अगले हफ्ते से कविता फिर काम पर आने लगी, परंतु बेहद चेकन्नी और तेज। मिनटों में काम निपटाया और बगैर उसकी तरफ मुखातिब हुए घर से बाहर। कमलेश कुछ पूछना चाहता था, परंतु उसने सन्नाटे की एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी थी कि जिसे लांघने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची थी। उस अघटित को घटित हुए 1 माह से ऊपर हो गया था। स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण में थी। दोनों सहज और सामान्य दिखने की कोशिश में थे, परंतु मौनता प्रखर थी। दोनों एक दूसरे को तौल एवं परख रहे थे। सिर्फ पहल कौन करे, ये प्रश्न लटका पड़ा था। आखिर में कविता ही टूटी। अजीब कंजूस बनिए से पाला पड़ा है। एक गिलास पानी की भी उम्मीद नहीं है। वह भुना भुनाई बगैर उसकी तरफ देखे फिक्रा कसा। वह कमरे में दौड़ा और कुछ खाने को और पानी लेकर हाजिर हो गया। प्रसन्नता कमलेश के चेहरे पर टपक रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा पड़े और फिर हंसने लगे और देर तक हंसते ही रहे। आगे के दिन पूर्ववत आकर्षक हो गए थे, परंतु वे दिन स्वाधीन, रंगीन और स्पर्शहीन थे। एक लड़की रो रही थी। उसकी रुलाई सस्वर नहीं थी, पर एक चीत्कार उसे कहीं अपने भीतर सुनाई पड़ रही थी। वह कविता थी। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर बह रहे थे। वह 3 सीटों वाले सोफे पर बैठी सिसक रही थी। वह बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी नजरें उसके आंसुओं पर टिक गई। उसे लगा वह भावुक हो रहा है और खुद रोने की स्थिति पर पहुंच चुका था। अरे, कविता की आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। वो खून के आंसू रो रही है। खून आंखों से निकलकर गालों से होता हुआ सारे शरीर को भिगोता हुआ सोफे को पार करता हुआ फर्श पर गिर रहा है। उससे सहन नहीं हो पा रहा है। वो बेड से उठकर सोफे पर कविता के पास आ जाता है। उसने उसे बाहों में भरकर उसके आंसू पोंछने लगता है। लगता है खून के आंसू निकलना बंद हो रहे हैं और वो सूखने लगते हैं। यकायक वह अपने को उसके बंधन से आजाद करती है और तड़फ उठती है। छोड़ो, तुम सब मर्द एक जैसे हो। तुम लोग कोई रिश्ता, कोई बंधन नहीं स्वीकारते हो। तुम्हारे लिए औरत सिर्फ मादा है। नरेश भाई भी तुम जैसा ही निकला। उसके आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखों में प्रतिहिंसा चमक रही थी। उसने उसे धक्का दिया और तेजी से निकल गई। वो वहीं गिर पड़ा था जहाँ कभी खून के आंसू पड़े थे। ऑफिस में आज गम का माहौल था। चर्चा थी कि सरला का बेटा नरेश पागल हो गया है। उसे आगरा पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है। हरदम बहन बहन कविता चिल्लाता रहता था। कभी एकदम से हिंसक हो उठता या फिर एकदम मृतप्राय शांत। अपने कपड़े फाड़ कर फेंक रहा था या फिर एकदम से ढेर सारे कपड़े पहन ऊपर से कंबल रजाई उड़ लेता था। ये कार्यक्रम उसका कई दिनों से चल रहा था, अनवरत, बिना किसी अवरोध की परवाह किए बिना। बाबूराम एवं सरला दुख और सुख से पार हो गए लगते थे। उनके आंसू सब सूख गए थे और वे दोनों लुंज पुंज से थे, एकदम अपाहिज से हो गए थे। बेटी का पता नहीं, जिंदा या मुर्दा, और बेटा पागल, ठीक होगा या नहीं। अचानक उसे लगा जैसे सर में दर्द हो रहा है, एक तीक्ष्ण दर्द जो उसके सर को फोड़कर रख देगा। उसने ज्वालामुखी फट पड़ा। वो उठकर बैठ गया। बाहर बरामदे में इजी चेयर हिल रही थी। शायद कोई उसमें बैठा है।
वह ज्वालामुखी शांत करने के लिए बाहर आया। इजी चेयर इसलिए हिल रही थी कि उसमें कविता बैठी थी, एक गंभीर दार्शनिक मुद्रा में। आसमानी रंग के सलवार सूट में वह चिंतन मनन में लीन थी। उसने चुन्नी भी ले रखी थी, परंपरागत तरीके से। वह स्तब्ध निर्विकार उसे निहारता रह जाता है। वह आलोक अवसाद की घनी अनुभूति से उभरती हुई उंगलियों के इशारे से उसे कुछ बताना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। ठाकुर अजित सिंह के स्कूल का परिसर में उसकी जीप खड़ी है। उसमें उनका ड्राइवर अवध सिंह बैठा चुन्नी खा रहा है। भीतर ठाकुर साहब कविता, करीम और गोपाल को काम समझा रहे हैं। स्कूल के कमरों की सफाई गोपाल करेगा, मेजे टेबल ब्लैकबोर्ड आदि की डस्टिंग करीम करेगा तथा प्रिंसिपल का कमरा और उनका मैनेजर का कमरा कविता साफ करेगी। प्रारंभ ठाकुर साहब के कमरे से कविता काम शुरू कर देती है। कमरे के बाहर ठाकुर साहब, करीम एवं गोपाल आपस में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। वह ध्यान नहीं देती है। वह सोचती है जल्दी काम निपटाएं, दिहाड़ी लें और घर खिसकें। उसे ठाकुर साहब की लेटरिन, बाथरूम और कमरा कुछ भी गंदा नहीं लगता है। फिर भी सफाई हो रही है। बड़े आदमी हैं भाई, बड़े आदमियों की बड़ी बड़ी बातें। लेटरिन बाथरूम की सफाई के बाद जैसे ही वो कमरे में आती है, उसे ठाकुर साहब की ललचाई कामुक और गिद्ध दृष्टि का शिकार होना पड़ता है। वो उपेक्षा करती है और अपने काम में ध्यान लगाती है कि ठाकुर साहब ने उसे चाप लिया और चुम्बनों की बरसात कर दी। वो फिसली और झटक कर चीखती चिल्लती बाहर भागी। कमरे से बाहर दो चीलें खड़ी थी, करीम और गोपाल। उन्होंने कबूतरी को दबोचा, भीतर गिद्ध के हवाले किया। गिद्ध और चीलों ने कबूतरी को बेबस किया। उसके होंठ पैर बांधे गए, मुंह में कपड़ा ठौंसा गया और ठाकुर साहब ने कामुकता यौनिकता का बर्बरता पूर्वक प्रदर्शन करते हुए अपनी यौन तृष्णा संतुष्टि की। उसके बाद गोपाल ने अपना बदला लिया, उसका यौन मर्दन करते हुए कि हमसे शादी से इनकार करती थी। कहती है कि कलुआ खुत्तर से मैं भला शादी करूंगी, मैं तो उस पर थूकूंगी भी नहीं। ले मैं शादी कर रहा हूँ बिना फेरों और शहनाई के, अब तुम पर कोई नहीं थूकेगा। इसके बाद बारी करीम की लगती है। उसने ये कहते मर्दन किया कि जरा सी छेड़छाड़ पर उसे हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा था। अब कौन से हॉस्पिटल तू जाएगी। तीनों तृप्त हो चुके होते हैं। कविता के बंधन खोल दिए जाते हैं और उसे रेस्ट करने को छोड़ दिया जाता है। वो पस्त और निढाल पड़ी है, उसमें मरने की भी जान नहीं बची है। खून रिस रहा है, रनिवस्त्रता को ढकती ही है कि तभी अवध सिंह दाखिल होता है। ठाकुर साहब, मेरा हिस्सा। शिकार की जूठन पर तो सियार का हक होता ही है। ठाकुर साहब को कोई ऐतराज नहीं है। निपटो। बाज कबूतरी पर दबे पांव बढ़ता है। खूली कबूतरी बाज बन जाती है, असीमित ताकत पैदा होती है और अवध सिंह धड़ाम दूर जा गिरा और वह चीखती चिल्लाती बाहर को भागी। अभी पुलिस के पास जाकर शिकायत करूंगी, सबको फांसी लगवाऊंगी। बाहर पहरेदार करीम और गोपाल ने फिर पकड़ा। तब तक ठाकुर साहब और अवध सिंह सबक सिखाने उसकी तरफ लपके। उसने एक जबरदस्त झटका दिया और करीम से कलाई छुटाकर भागी। चारों दरिंदे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। वह जीना चढ़कर छत पर चढ़ी। वेपर की छत खुली हुई थी, बाउंड्री वाल नहीं थी। वह बेतहाशा भागती जा रही थी और वह छत पार कर गई, गड़ाम से नीचे गिरी। नीचे उसका शरीर अंतिम सांसें ले रहा था और वेपर दरिंदे अट्टहास कर रहे थे। उसकी आखिरी सांसें भी बंद की गई। उसे ठिकाने लगाने का कार्यक्रम बना। चारों ने उसे जीप में लांदा और 5 किमी दूर एक नाले के सुपुर्द किया। फिर सबने किसी को न बताने की कसम ली। एक स्वर में क्या कहा जाना है ये तय किया और सभी अपने अपने घर को रुखसत हुए। अवध सिंह को अंत तक अफसोस रहा कि उसे उसका हिस्सा नहीं मिल पाया। उसकी किस्मत ही खराब है। उसने अपने आप को कोसा। कविता उसी तरह इजी चेयर पर झूल रही थी और वह पाषाण की तरह स्थिर। वह उठी। उसने कमलेश के गले में अपने बाहों का हार डाला, उसके कंधे को पकड़कर 180 डिग्री का कोण बनाते हुए उसे इजी चेयर में बिठाया और चेयर के हत्थे पकड़कर उस पर झुकी और उसकी आंखों में अपनी आंखें डाल दी। कविता की आंखों से एक प्रश्न उभरा और उसकी आंखों से निकलकर कमलेश की आंखों में समा गया। उस प्रश्न ने उसके दिल दिमाग ने हलचल मचा दी। उसे उसके प्रश्न का उत्तर देना है। धीरे धीरे सब शांत हो गया। वह देर सुबह तक नींद के आगोश में उसी इजी चेयर पर पड़ा रहा। जब से कविता गई है नींद जरूर आ जाती है, परंतु नींद जैसा कुछ भी नहीं होता है। वह निंद्रा अनिंद्रा, स्वप्न दुस्वप्न और दिवास्वप्न के चक्रव्यूह में उलझकर रह गया है। उसने अपने आप को समेटा, सहेजा और अनिर्णय की स्थिति से बाहर आया। उसने उस अजीब, अद्भुत और विचित्र किंतु सत्य को लिपिबद्ध किया और पोस्ट कर आया। 3 दिन बाद पुलिस को कविता की लाश मिली, क्षत विक्षत करीब 5 किमी दूर नाले के पास झाड़ियों में उलझी हुई। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। वह आसमानी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी जो जर्जर हो चुका था और बदरंग भी। ठाकुर अजित सिंह और ड्राइवर अवध सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
पोस्टमार्टम में सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई थी और उसे मार डाला गया था कि राज जाहिर न हो जाए, परंतु ड्राइवर अवध सिंह वायदा माफ गवाह बन गया था। सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड का भंडाफोड़ हो गया था। पुलिस के युवा इंस्पेक्टर की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी कि उसने हफ्ते के भीतर ही केस को हल कर लिया था। उम्मीद की जा रही थी कि सभी को फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कमलेश संतुष्ट था, उसने कविता के प्रश्न का उत्तर दे दिया था। कविता ने सबसे अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया था। वह गमगीन था, कविता अब शायद नहीं लौटेगी, अदेह भी नहीं।